हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है वो कल फिनिश कर लिया है। तो आप उसको देख सकते हैं। टोटल 4 लेक्चर्स में मैंने उसको कवर करवाया है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे लेक्चर्स बहुत ही स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो आप उसको 1.5x पे भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल स्पीड पे देखिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। और हर एक चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं उसकी नीट के ऊपर जो PYQs होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs कह सकते हैं, तो वो मैं लाती हूँ। तो आज की जो क्लास है बेसिकली उसी के ऊपर है, नीट की PYQs के ऊपर। ठीक है, तो आइए मैं सॉल्व करूँगी, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से क्या होता है कि स्पीड बढ़ती है। तो फिर क्या होता है कि मैं जिस स्पीड से मैं सॉल्व करूँगी उस स्पीड से आपको भी सॉल्व करना है। आपको भी उस मतलब स्पीड से ही क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और फिर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी अच्छे से। तो मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं उस टॉपिक को भी रिवाइज करवाऊंगी। बेसिकली मैं क्वेश्चन के साथ क्या करती हूँ, उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक होता है उसको भी मैं रिवाइज। तो आइए मेरे साथ आप भी जो है वो इन सारे क्वेश्चन जो है टोटल 25 क्वेश्चन लाई हूँ, इसको आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए। क्योंकि सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और फिर और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो मेरे साथ ही आप सॉल्व करिए, आप रिवाइज भी कर पाएंगे और क्वेश्चन को टैकल भी कर पाएंगे। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम्स एट, कहाँ पे स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है और क्या होता है कि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में। यानी कि सेम ही टॉपिक जो है उससे बार बार रिपीट होता है, क्योंकि टॉपिक जो है उतने ही हैं, क्वेश्चन उनसे ही फ्रेम होने हैं। तो क्या है कि सेम ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक, ये वाला जो अभी जो क्वेश्चन मैं ला रही हूँ, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पिंडल फाइबर जो होता है वो मेटाफेज के किस स्टेज में, मतलब कि कहाँ पे जाके अटैच होता है। मेटाफेज हम जानते हैं कि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर, जब सेंट्रियोल क्या होता है, प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या स्टेज था हमारा कि जब सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर उससे निकलती है। स्पिंडल फाइबर जो होता है ये अटैच होता है काइनेटोकोर से, है ना। जो हमारा क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम की जो मिड पॉइंट पे क्या थी, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाहर जो है प्रोटीन की एक डिस्क लगी थी, दैट इज, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज काइनेटोकोर, है ना। ये हमारी सेंट्रोमियर थी, ये हमारा क्रोमोसोम्स था, और यहाँ पे क्या लगा था, दैट इज दी काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर, और डिवीजन के दौरान क्या होता है, यही स्प्लिट होता है। ये मतलब यहाँ से ही क्या होता है कि खिंचता है। जैसे इसकी ये आर्म्स, और एनाफेज में जैसा हमने देखा था कि इसकी ये आर्म्स और ये आर्म्स जो होती है वो खिंच जाती है बाहर की तरफ। तो यहीं से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है, वही क्या करता है, इसको खींचने में हेल्प करता है। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है, काइनेटोकोर पे, या बोथ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर पे। सेंट्रोमियर काइनेटोकोर एरिया एडजॉइनिंग सेंट्रोमियर पे, या फिर सेंट्रोमियर पे। हमें पता है कि सेंट्रोमियर के पास आके ज्वाइन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटोकोर जो होता है वहाँ पे आके ही ज्वाइन होता है। क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ है बीच में, काइनेटोकोर यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, मतलब काइनेटोकोर यहाँ है और यहाँ से ही स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। तो हम इसमें सिर्फ काइनेटोकोर वाला ऑप्शन ही इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। कौन से स्टेज के बाद जो है वो GC लाइसोसोम और वैक्यूल जो मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोलस वगैरह कहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है अर्ली प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट प्रोफेज या लेट मेटाफेज। जो होता है GC वगैरह जो होता है वो लेट प्रोफेज जो होता है ना, उसके बाद जाके क्या होना, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब टीलो फेज आता है उस दौरान फिर से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, न्यूक्लियोलस वगैरह वापस से बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो लेट प्रोफेज जो होता है उस दौरान हमें देखने को नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो भी ऑप्शन फर्स्ट होगा, दैट इज़ द लेट प्रोफेज। आप मेरे साथ सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें है मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन था। हमने बताया था कि माइटोसिस जो है वो, और जो मियोसिस 2 है वो क्या है, मतलब सेम है। मतलब जो हमने बताया था ऐसे NCERT का लाइन कि मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस। इसका मतलब है कि मियोसिस 2 और माइटोसिस ये क्या था, इक्वेशनल डिवीजन, और बाकी मियोसिस 1 जो है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और
रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, क्यों जो है मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है और मियोसिस 2 जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। देखो क्या होता है कि ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये हमें साइनेप्सिस जिसको कहते हैं ये हमें देखने को मिला था, दैट इज इसमें मियोसिस की जो फर्स्ट स्टेज थी दैट इज़ द प्रोफेज 1 के अंदर। तो प्रोफेज 1 के अंदर, और उसमें भी मैंने आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोटीन वाला स्टेज था वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर, जिसको हमने साइनेप्सिस भी कहा था। तो उसके अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला था। और जो है उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम या सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। हमें पता है कि सेपरेशन जो होती है क्रोमैटिड की ये एनाफेज के अंदर देखने को मिलता है, और एनाफेज में भी इसमें माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमैटिड होता है वो सेपरेट हो जाता है कि नहीं। तो ये और माइटोसिस के अंदर अगर हमें देखने को ये मिल रहा है, इसका मतलब है कि मियोसिस 2 के अंदर भी वही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, और माइटोसिस और मियोसिस 2 दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए जो सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड होता है यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस 2 जो होता है इक्वेशनल डिवीजन है, और जो माइटोसिस के अंदर है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड वही हमें मियोसिस 2 के दौरान भी देखने को मिलता है। तो उसके भी एनाफेज के दौरान सेपरेशन होती है क्रोमैटिड्स की, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। देखो वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एसोसिएटेड रहता है एट देयर सेंट्रोमियर पे। ये वो स्टेज होता है। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सेपरेशन होती है क्रोमैटिड की। अब क्रोमैटिड की सेपरेशन वाली स्टेज तो माइटोसिस हो जाएगी और मियोसिस 2 हो जाएगी। बची कौन सी हमारी, दैट इज़ द मियोसिस। अब मियोसिस जो होता है मियोसिस 1 जो होता है इसके दौरान ही क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट होता है, लेकिन उसका सिस्टर क्रोमैटिड जो होगा वो क्या होगा, एसोसिएटेड रहेगा सेंट्रोमियर पे, उसकी सिस्टर क्रोमैटिड उसके साथ ही रहेगी। तो ये वाली और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग वगैरह ये सब हमें एनाफेज के दौरान देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स हमें एनाफेज के दौरान ही देखने को मिलेगा, और उसमें भी एनाफेज 1 के दौरान, क्योंकि एनाफेज 2 के दौरान जो होता है वो क्रोमैटिड की सेपरेशन हमें देखने को मिलती है नॉर्मल माइटोसिस की तरह। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। कौन सा ऐसा फेज होता है जहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होती है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है। तो हमने आपको बताया था टोटल 4 फेजेस उसमें मियोसिस 1 की, दैट इज द प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। उसमें भी प्रोफेज 1 जो था, प्रोफेज 1 में हमने आपको बताया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो इसी स्टेज जो था प्रोफेज 1 के स्टेज में, इसमें ही हमने रिकॉम्बिनेशन देखा, और रिकॉम्बिनेशन में भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है इसके हेल्प से रिकॉम्बिनेशन हुई थी। तो यही चीज़ प्रोफेज 1 वाली ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी, है कि नहीं। मियोसिस 1 की पहली स्टेज दैट इज द प्रोफेज 1। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसमें है ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग एट। जब मियोसिस 1 हमें देखने को मिला उस दौरान क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग, कौन से स्टेज में क्रोमोजोम जो होता है वो पेयरिंग करना स्टार्ट करता है, जाइगोटीन में, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में या लेप्टोटीन में। तो लेप्टोटीन में नॉर्मल कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोजोम का स्टार्ट, जाइगोटीन यानी कि साइनाप्सिस वगैरह जो होता है, पेयरिंग वगैरह जो होता है वो हमें जाइगोटीन के दौरान ही हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा जाइगोटीन वाला स्टेज था उसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, दैट इज दी पेयरिंग हमें देखने को मिलती है। तो जाइगोटीन वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कि अरेंज द फॉलोइंग मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जो है उसको अरेंज करना है स्टेप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा दैट इज द क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद साइनाप्सिस, उसके बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, और उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो सबसे पहले जो होती है वो क्या होती है, दैट इज दी, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, मैंने एक चीज़ आपको शायद गलत बताया है, दैट इज द मियोसिस 1 इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में वो मेरे से मिस्टेक हो चुकी है। तो जो मियोसिस 1 था वो रिडक्शनल डिवीजन था, और मियोसिस 2 जो था इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू। इस वाले का आंसर तो मैंने सही लगाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात बताया था, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होती है ये हमें देखने को मिलती है दैट इज द पैकेटीन के अंदर, है ना। जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमें देखने को मिलती है पैकेटीन के अंदर। तो ये वाला अच्छे से याद रखना है, और इसी के दौरान हमें ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है, रिकॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेशन को ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलती है, और एंजाइम जो लगता है दैट इज द रिकॉम्बिनेज। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे
सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर जो होगा ये पैकेटीन के अंदर होगा, तो पहले हम लिख लेते हैं कि ये पैकेटीन के अंदर होता है, ठीक है। अब साइनेप्सिस की बात करें तो साइनेप्सिस जो होता है ये हमें देखने को मिला था, दैट इज जाइगोटीन के अंदर, तो जाइगोटीन लिख लेते हैं। उसके बाद है हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, तो ये हमें देखने को मिला था, दैट इज सबसे लास्ट स्टेज हमारा यानी कि डायाकाइनेसिस। जो हमारा डायाकाइनेसिस थी उसी में काइजमाटा तो हमारा बना था इसमें एक्सेसिव की स्ट्रक्चर काइजमाटा हमारा डिप्लोटीन में बना था, और उसकी टर्मिनलाइजेशन जो हुई थी, हट गई थी वो काइजमाटा के दौरान यानी कि डायाकाइनेसिस में सबसे लास्ट स्टेज जो थी हमारी उसमें ये हट चुकी थी, तो इस ये होगा। और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस जो होगा ये हमें पता है कि ये कहाँ, तो जो डिसअपियरेंस होती है न्यूक्लियोलस की ये हमें देखने को मिलती है डायाकाइनेसिस में ही। डायाकाइनेसिस जो होती है जो लास्ट स्टेज थी प्रोफेज 1 की, उसमें ही हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे जो इसके दौरान क्या होता है, डायाकाइनेसिस की जो एंड होती है तो हमें न्यूक्लियोलस वगैरह सारी चीज़ें ये डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह सब टूट जाता है। तो ये वाली स्टेज हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज द डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस। अब यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेज लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, तो जाइगोटीन पहला नंबर स्टेज यानी कि पहले 2 नंबर आएगा। उसके बाद जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, पैकेटीन वाला क्रॉसिंग ओवर वाला स्टेज है, तो ये वाला स्टेज होगा। उसके बाद हमारा 3 नंबर जो है वो है दैट इज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा यानी कि डायाकाइनेसिस, और सबसे लास्ट में ये न्यूक्लियोलस वगैरह डिसअपियर हो जाता है, तो ये वाला स्टेज, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कौन सा वो स्टेज होता है जिसके दौरान हमें शेप साइज और नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो किस चीज़ को बता रही है, यानी कि मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी जो होता है जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि उसमें रूट, शूट, स्टेम वगैरह, लीव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्या होती है, शेप साइज। जैसे लीव्स की हम बात करें तो उस लीव्स में ही हम क्या पढ़ेंगे, शेप साइज उसकी पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे वो अरेंज रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मॉर्फोलॉजी होती है। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है उसके लिए बेस्ट स्टेज हमने आपको बताया था एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज, तो मेटाफेज के दौरान ही ये होगा। इसके बाद होगा इन सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है। अब मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो यही है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सोमैटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, तो जीवन फेज में बाकी के जो फंक्शन होते हैं, बाकी की जो भी प्रोटीन वगैरह होती है उसके सिंथेसिस होती है, वेरियस टाइप की ऑर्गेनल की सिंथेसिस हो जाती है। लेकिन जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की सिंथेसिस कह लो, तो वो जो होती है वो एस फेज जो होता है, सिंथेसिस फेज, मतलब सिंथेसिस होना है तो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो हमें एस फेज के दौरान ही देखने को मिलता है। तो ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस फेज। इसके बाद हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा वो है इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज में क्या होता है वो देखना है हमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन इट सेल, हाँ ये तो सही लग रहा है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं ये गलत हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि एस फेज जो होता है इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो इसमें एस फेज ऑफ द सेल साइकिल जो है इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि पहला तो डीएनए डबल होता है और दूसरा नंबर कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है। डीएनए तो डबल होगी लेकिन क्रोमोसोम सेम रहेगा, तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है, सेम रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस टू हाफ, नहीं ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा सही 1 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो होगा वो डबल हो जाएगा इन इच सेल, ठीक है। उसके बाद है कि विच फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है इसके बीच का स्टेज कौन सा है, तो ये हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले माइटोसिस यानी कि एम फेज ये है, और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो इनिशिएशन कहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, यहाँ होती है। इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेज आ रहा है, यानी कि G1 गैप 1 फेज, मैंने आपको बताया ना, एम फेज, माइटोसिस फेज और सिंथेसिस यहाँ पे होनी है, ठीक है। तो ये वाले स्टेज और ये वाली स्टेज के बीच में कौन सा स्टेज आ रहा है, यानी कि गैप 1 फेज, G1 फेज, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो गैप 1 फेज ही होगा, ठीक है। एस फेज, गैप 2 फेज, गैप 1 फेज, हाँ गैप 1 फेज वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि फरो फॉर्मेशन टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस इज सीन इन, फरो फॉर्मेशन यानी कि ग्रूव जो होता है, सेंट्रीपिटल फरो फॉर्मेशन जो होती है इस टाइप की साइटोकाइनेसिस को क्या कहा था हमने, सेंट्रीपिटल टाइप की, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल टाइप की हुई थी और सेंट्रीपिटल में फरो फॉर्मेशन हुई थी और ये हमें देखने को मिली थी यानी कि एनिमल सेल के अंदर, है कि नहीं। दो साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस दो तरह से हो सकती है, प्लांट सेल में अलग और एनिमल सेल में अलग। तो जो एनिमल सेल था उसके अंदर जो है वो फरो फॉर्मेशन हुई थी, है ना, और सेंट्रीपिटल था। और जो प्लांट सेल था उसके अंदर जो है प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट यानी कि फ्रैग्मोप्लास्ट देखने को मिलता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को सेंट्रीफ्यूगल टाइप का साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनिमल सेल, ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको साइटोकाइनेसिस वाला पार्ट करवाया था वहीं पे मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि कैरियोकाइनेसिस किसी किसी सेल में क्या होता है कि यानी कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म या सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुआ पहले क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस। तो अगर लगातार कैरियोकाइनेसिस हो रहे हैं उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, मतलब कि सेल सेपरेट नहीं हो रहा, तो एक ही सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, मतलब कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि सिंसाइशियम कंडीशन भी कहा था। तो पहला तो यूनिट न्यूक्लिएटेड कंडीशन है तो ये गलत ही हो जाएगा। दूसरा है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, हाँ ये सही होगा। सिंसाइशियम, हाँ ये सही हो जाएगा। बोथ बी एंड सी, तो बी और सी दोनों ही सही है क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही सिंसाइशियम कंडीशन भी कहते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद है कि डबल मेटाफेजिक प्लेट कहाँ पे देखने को मिला था। अब डबल मेटाफेजिक प्लेट ये अलग टाइप की थी क्योंकि माइटोसिस और जो मियोसिस 2 था वो दोनों सेम था। अब मेटाफेज के दौरान ही मेटाफेजिक प्लेट हमें देखने को मिलेगी। तो मेटाफेज में भी कौन सा मेटाफेज होगा, यानी कि मियोसिस 1 वाला यानी कि मेटाफेज 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल मेटाफेज जो होगा इसमें सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, एनाफेज में नहीं बनेगी। मेटाफेज 2 जो होगा इसके अंदर भी सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। जो मेटाफेज 1 होगा इसी के दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि डबल मेटाफेजिक प्लेट। तो यही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लें दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो होता है हमारा वो है कि माइटोसिस इज इन्वॉल्व इन, माइटोसिस क्या क्या चीज़ में इन्वॉल्व है सेल रिपेयर में। हाँ, जब मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया था माइटोसिस का तब मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस हेल्प करता है सेल की रिपेयर में। कैसे, जो हमारा स्टमक जो है, स्टमक की जो कंडीशन होती है वो हाईली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक होने से क्या होता है कि वो वो छिल जाती है, सेड हो जाती है। इतनी हाईली एसिडिक कंडीशन होती है कि हमारी जो एपिडर्मिस होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वो छिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि इसको रिपेयर करना पड़ता है। माइटोसिस से ही वो क्या होता है, सेल बार बार रिपेयर होते हैं, मतलब कि वीक में 2 बार क्या होता है ये रिपेयर हमें देखने को मिलता है। तो सेल रिपेयर हो जाएगा एक। दूसरा ग्रोथ भी कराता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात कर ले तो ग्रोथ जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है यही माइटोसिस। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ एपिडर्मल सेल, हमारे जो एपिडर्मल की जो सेल्स होती है उसकी रिप्लेसमेंट वगैरह जो होती है वो भी यही करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे ही हम टिक करेंगे क्योंकि सारे के सारे सही हैं। उसके बाद है कि शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज सीन इन। अब शॉर्टनिंग जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल की ये किस में देखने को मिलता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इसकी शॉर्टनिंग जो होती है पहला है एनाफेज 2, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, मेटाफेज 1। पहले तो प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 होगा नहीं, क्योंकि जो शॉर्टनिंग कब होती है, जब क्या होगा कि क्रोमेटिड सेपरेट होगा, यानी कि दूर दूर जाएगा, यानी कि पोल्स की तरफ जाएगा। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब जाता है तभी हमें देखने को मिलती है कि माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग हो चुकी है। और शॉर्टनिंग जो होता है ये हमें देखने को मिलता है यानी कि एनाफेज, और शॉर्टनिंग जो होती है ये हमें देखने को मिलती है यानी कि एनाफेज 2 के दौरान। एनाफेज 2 के दौरान जो स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, और यहीं पे शॉर्टनिंग हो जाती है माइक्रोट्यूब्यूल की, जो कि अटैच होती है काइनेटोकोर से। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है कि टेट्राड ऑफ सेल इज सीन इन विच केस, कहाँ पे जो है वो टेट्राड ऑफ सेल हमें देखने को मिला है। तो टेट्राड ऑफ सेल जो होता है ये हमें देखने को मिलता है जब जो हमारा ये मियोसिस 2 का सबसे लास्ट वाला स्टेज जो था, जहाँ पे 4 सेल हमें अलग अलग से देखने को मिल रहे थे, वो था टीलोफेज। टीलोफेज लास्ट स्टेज है, और टीलोफेज में भी मियोसिस 2 का टीलोफेज, तो मियोसिस 2 का टीलोफेज यानी कि टीलोफेज 2। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टीलोफेज 2, जहाँ पे टेट्राड ऑफ सेल, यहाँ पे तो डायड ऑफ सेल देखने को मिला है 2 सेल, यहाँ पे 4 सेल देखने को मिलेगा हैप्लॉइड कंटेंट वाले। तो टीलोफेज की 2 के दौरान ही हमें टेट्राड ऑफ सेल यानी कि 4 सेल देखने को मिलेगा।
उसके बाद है कि यहाँ पे डायग्राम इंडिकेट विच फेज, ये कौन से फेज को इंडिकेट कर रहा है। देखो ये प्रोफेज नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेज में नॉर्मल क्या होता है कि धागे की तरह पड़े रहते हैं, कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है क्रोमोजोम का, तो ये स्टेज होगा नहीं। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनता है, प्लेट अरेंज रहता है वो इक्वेटर पे। एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर जो होता है अपोजिट पोल्स पे जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है, अलग अलग पोल्स पे चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। जो टीलोफेज होता है उसमें ईआरजीसी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह सब डेवलप हो जाता है, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डेवलप हो चुका है और ये देखने को मिलता है हमें टीलोफेज के दौरान। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा और टीलोफेज के दौरान ही हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप की साइटोकाइनेसिस। अभी अभी मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस में एक सेंट्रीपिटल, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि सेल प्लेट यानी कि फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन अंदर से बाहर की तरफ जो होती है वो सेल डिवाइड करती है। सेंट्रीपिटल में अंदर की तरफ यानी कि ग्रूव यानी कि फरो बनता है, जो कि एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल की अगर हम बात कर लें तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप की जो साइटोकाइनेसिस होती है वो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट यानी कि सेल प्लेट फॉर्मेशन टाइप की भी साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये हमारी देखने को मिल जाएगी इन द केस ऑफ प्लांट सेल, तो ऑप्शन जो हमारा प्लांट सेल वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसके अंदर है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान जो होता है स्पिंडल फाइबर, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काइनेटोकोर के पास आके अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर जो होता है इसका मेन काम होता है कि ये क्रोमोजोम को सेपरेट करता है। मतलब जब मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे जब इक्वेटोरियल प्लेट बनती है उस दौरान क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होता है काइनेटोकोर से। अब काइनेटोकोर जो होगी एनाफेज में हमने देखा कि उसमें सेपरेशन होती है, तो क्रोमैटिड सेपरेट होता है, और क्रोमैटिड जब सेपरेट होता है तो क्या होता है कि यानी कि उसका जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करता है, खींचता है दोनों आर्म्स को अपोजिट पोल्स पे। तो ये स्पिंडल फाइबर जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, क्रोमोजोम को सेपरेट करना। एनाफेज के दौरान जो स्टेज हमें देखने को मिली है, तो रिपेयर डैमेज्ड डीएनए ये नहीं होगा, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करना ये भी नहीं होगा, सेपरेट क्रोमोजोम्स, तो क्रोमोजोम्स को जो सेपरेट करना होता है वही हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ स्पिंडल फाइबर की फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग, कौन से स्टेज में स्पिंडल फाइबर जो होती है वो अटैच होती है काइनेटोकोर से। अभी अभी मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन में बताया कि स्पिंडल फाइबर जो होता है ये काइनेटोकोर से अटैच होता है मेटाफेज के दौरान। तो मेटाफेज वाली जो प्रोफेज वाली में नहीं होगी। एनाफेज में क्या होती है, यहाँ पे स्पिंडल नहीं अटैच होता है, यहाँ पे पहले आके अटैच होता है, यहाँ पे पहले आके अटैच होता है मेटाफेज के दौरान, उसके बाद जाके यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। क्योंकि अगर पहले यहाँ पे अगर स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होगा काइनेटोकोर से तो यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर का मेन काम ही है इसका स्प्लिटिंग करना। तो स्प्लिटिंग यहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि अटैच यहाँ पे हुई होगी, तो यहाँ पे ये मेटाफेज वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो स्टेप्स है उसको हमें अरेंज करना है। सबसे पहले हमें पता है कि क्या होता है, गैप 1 फेज होता है। गैप 1 फेज जो होगा उसके बाद क्या होगा, सिंथेसिस फेज। उसके बाद सिंथेसिस फेज आएगा, उसके बाद तो ई और सी, ठीक है, ई और सी। उसके बाद गैप 2 फेज आएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस पहले होती है या कैरियोकाइनेसिस, तो हमें पता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी। तो सबसे पहले गैप 1 फेज, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद गैप 2 फेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये वाली स्टेज हमारी यहाँ दिख रही है, यानी कि ECADB, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज दी मैच द फॉलोइंग, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से उसके फंक्शन के हिसाब से मैच करना है। डायकाइनेसिस है, पैकेटीन है, जाइगोटीन है, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में हमने आपको बताया कि नॉर्मल कॉम्पैक्शन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है कॉम्पैक्शन। तो बेसिकली वहाँ पे क्रोमोजोम हमें थ्रेड के जैसा दिखेगा, तो थ्रेड के जैसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि लेप्टोटीन के दौरान। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जाइगोटीन में हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस होता है, और साइनेप्सिस में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है इसकी फॉर्मेशन जाइगोटीन स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज जो होता है प्रोफेज 1 का, उसमें देखने को मिलता है। तो जाइगोटीन में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद आता है पैकेटीन। जो पैकेटीन होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन होती है, और रिकॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल हमें देखने को मिलता है। जब दो क्रोमोजोम जो है वो क्या पास पास आते हैं तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल यानी कि गांठ देखने को मिलता है। तो ये पैकेटीन स्टेज में होगा, जहाँ पे
रिकॉम्बिनेशन होती है। इसके बाद डायकाइनेसिस जो होता है लास्ट स्टेज था, जहाँ पे काइस्माटा की टर्मिनलाइजेशन होती है, क्योंकि काइस्माटा कहाँ पे डिप्लोटिन में बनता है, डिप्लोटिन फोर्थ स्टेज था। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, वो काइस्माटा हट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो वो हमें देखने को मिलेगा डायकाइनेसिस के दौरान। तो ये वाली स्टेज थी यहाँ। और टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, कि आई होप कि मैं मतलब आप मेरे साथ सॉल्व किए होंगे, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगे। और अगर आप नहीं किए हैं तो फिर से आप देखिए और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन खुद से करिए, क्योंकि खुद से करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके बाद जो होगी वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होती है वो वाली चैप्टर होगी, क्योंकि ये इसकी सेल डिवीजन वाली चैप्टर जो है इसकी PYQs भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगी वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर होगी। और अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप t.me/neet शास्त्र जो होता है उस टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।